2014 के जो मेंस में क्वेश्चन आए थे विद रेफरेंस टू जियोग्राफी, तो इस साल 10 क्वेश्चन आए थे और 10 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन थे उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो हर साल एक ही चीज़ देखने को मिलती है, आपको कुछ एग्जाम में मिले कि ना मिले, क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज देयर। सो हमको ये प्रिपेयर रखना है कि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस अपने को करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आए थे उसी तरह क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो अपने पास मॉडल आंसर एक बेसिक फ्रेमवर्क कैसे डेवलप होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेवलप होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलीपीन आर्चीपेलागो। हमको क्या करना है, फॉर्मेशन की बात करनी है। किसके फॉर्मेशन की बात करनी है, फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्चीपेलागो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना क्या है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ किसका, आर्चीपेलागो का। आर्चीपेलागो वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्चीपेलागो वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, सो हमको बताना है कि कैसे दिस आर्चीपेलागोस आर फॉर्म ड्यू टू दी प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, तो हमको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि कैसे यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट जो ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जेंस है, ओशियनिक प्लेट का जो कन्वर्जेंस है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से प्लेट कन्वर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हमको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है ना आर्चीपेलागोस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे, इट इज़ सबडक्टिंग, क्योंकि ये ओल्डर प्लेट है। ठीक है ना, ओशियनिक कन्वर्जेंस में भी वो सबसाइड करता है ना, वो सबडक्ट करता है जो कि ओल्डर होता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो सुमात्रन प्लेट है, ये सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक डायग्राम बना के हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द पैसिफिक प्लेट दैट इज सबडक्टिंग and this is the सुमात्रन प्लेट सपोज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट होते जा रहा है। ओके, सो ये स्लैब पुल की वजह से ये अंदर भी जा रहा है, तो मेल्ट होने से क्या हो रहा है, लावा बन रहा है। ओके, वाटर जो है इसके ऊपर में है, वाटर अगर यहाँ पे वेपराइज हो रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O गैस बन रहे होंगे, ठीक है ना, वेपर बन रहा होगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इसके सरफेस पे जा रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये वॉल्केनोस धीरे धीरे और भी ज़्यादा मेल्ट हो, क्योंकि स्लैब पूल एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये जो सबडक्ट कर रहा है वो वाला पार्ट जो होता है और भी ज़्यादा चीज़ों को खींचता है। तो स्लैब पूल की वजह से क्या होता है, ये और भी ज़्यादा क्रस्ट को खींचता है, ओशियनिक क्रस्ट को, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वॉल्केनो लावा बनता है, जिसकी वजह से ये वॉल्केनो बड़ा होते जाता है। अगर ये वॉल्केनो बड़ा होते गया तो इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, and these islands what we called as archipelagos। ओके, सो ये हो गया। तो यहाँ पे हम और भी बहुत सारे, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो इस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है ना, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। और ये जो रीजन है, इस रीजन में हमने बोला यहाँ पे जो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन भी होता है। ओके, सो यहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन भी होता है। सो ये सब चीज़ों की बात हमको यहाँ पे आंसर में करनी होगी। 10 मार्क का है तो 1.5 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर ख़त्म कर देना है। तो इस आंसर को हम अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट आर आर्चीपेलागोस। आर्चीपेलागोस को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हो सके तो एक रफ डायग्राम बताएंगे, एक रफ मैप बनाएंगे किसका, आइलैंड शोइंग इंडियो पैसिफिक, है ना, इंडोनेशिया पैसिफिक को ऐसा लोकेट करेंगे मैप में। देखो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैप आपको ये जो यहाँ पे जो मैप दिया है ये एग्जैक्ट मैप याद रहे, लेकिन एक रफ मैप भी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अपने को आंसर क्या बनाना है, मोर प्रेजेंटेबल बनाना है। क्योंकि एक ऐसा आंसर जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है और एक ऐसा आंसर जिसमें टेक्स्ट के साथ मैप भी है, इमेजेस भी है, फ्लो चार्ट्स भी है, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है और एग्जामिनर को पढ़ने का मन करता है और इससे एग्जाम और ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एक रफ डायग्राम है ना, कैसा भी डायग्राम हो, रफ डायग्राम भी चलेगा, लेकिन आपका आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड करेगा ना, वो कुछ और चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। इस चीज़ को जो है आपको समझ के रखना है। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी हाउ द आइलैंड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिकॉज दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ व्हाट, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ओशियनिक कन्वर्जेंस।
ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे जो ओल्डर प्लेट है, ओके, ओल्डर ओशियनिक प्लेट विच इज़ हैवियर एंड हैंस इट सबडक्ट। सो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि किसके नीचे ये दोनों सबडक्ट कर रहे हैं। जो पैसिफिक प्लेट है वो ओल्डर है और वो सबडक्ट कर रहा है किसके नीचे, ओके, सुंडा प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे, ओके, फिलीपींस प्लेट के नीचे। और हमको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ पे ये सबडक्ट करते हैं वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है ना, जोन ऑफ सबडक्शन, जिसको हम मार्क करते हैं बाई ओशियनिक ट्रेंचेस। सो ये हो जाएगा यहाँ पे। और इस आंसर में हमको क्या बताना पड़ेगा, अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैब पुल, कि कैसे एक पूरा स्लैब को खींचा जा रहा है और उस स्लैब को खींचने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आर्चिपेलागोस बन रहा है। और हम यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जैसे वाटर जो है ना, जो वाटर जो है वो अंदर जा रहा है और उसके वजह से वो वेपराइज हो रहा है, इसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे आ रहा है लावा और वेपर, जिससे वजह से आर्चिपेलागोस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस सब चीज़ को हमको बताना पड़ेगा। एक प्रोसेस जो मैं डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, ये प्रोसेस एक्सप्लेनिंग है ना, इट इज़ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस। सो इट इज़ अ डायग्राम दैट इज एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस, तो वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम हियर। सो इसको डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। ये हो गया। और जब इस आंसर को हम कंक्लूड करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ वे फॉरवर्ड कुछ सॉल्यूशंस दें, इस आंसर में हम जो बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखा है उसको कंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, रीजन है, इट फेसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके, एंड विच कैन बी सीन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब विच कैन बी सीन देयर, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल्स की बात करेंगे जापानीज आइलैंड्स की, है ना, इस्थमस ऑफ पनामा की, आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन की, विच आर फॉर्म ड्यू टू व्हाट, विच आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। और इस आंसर को लिखना कैसे होता है, आंसर को लिखना होता है सब पैराग्राफ में। कैसे, हमने कोई चीज़ लिखा है ना, उसके बाद सब पैराग्राफ के फॉर्म में उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा, उसके बारे में कुछ लिखा, है ना, उसके बारे में सपोज ABCD यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ लिखा। सो इससे क्या होता है, जो आंसर होता है प्रेजेंटेबल होता है। तो हमको क्या करना है, सब पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाई आर द वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, bring out the association between the global distribution of fold mountains and the earthquakes and volcanoes। सो ये क्वेश्चन ने हमको बात करने के लिए बोला है कि हमको यहाँ पे बात करनी है किसकी, फोल्ड माउंटेन्स की। किसकी बात करनी है यहाँ पे, फोल्ड माउंटेन्स की बात करनी है कि क्यों ये मार्जिन्स पे लोकेटेड है, वाई आर दे लोकेटेड इन द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसकी बात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द कन्वर्जेंस किसके बीच में, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक रस्ट के बीच में। सो देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन whom, कन्वर्जेंस बिटवीन द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में कन्वर्जेंस, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस। इसके वजह से क्या होता है, सपोज मान लिया कि अपने पास ये क्रस्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल लैंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। सो दिस इज़ आवर कॉन्टिनेंटल लैंड। यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, अगर सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं along the margins, उसीलिए वो सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल फॉर दी फोल्डिंग टू अकर। इसीलिए जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, मार्जिन से बनते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया अपने पास आंसर का। और जहाँ पे हो सके अपने क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम्स ऐड करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्क्स लाने का एक ही तरीका होता है, जहाँ पे हो सके, ज़रूरत हो सके तो वहाँ पे डायग्राम अपने को ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे भी हमको एक डायग्राम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कन्वर्जेंस की, ओके, कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे जो यहाँ पे जो रॉकीज़ हैं दे आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस बिटवीन दी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड दी नास्का प्लेट। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एंडीज़ की, कि कैसे एंडीज़ कैसे बने। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कोलिजन और कन्वर्जेंस बिटवीन विच प्लेट, कन्वर्जेंस बिटवीन द पैसिफिक प्लेट एंड दी साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं
हिमालयाज की, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्म एट द मार्जिन्स ऑफ व्हाट, इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मार्जिन्स पे हैं। एल्प्स की बात कर सकते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द मेडिटेरियन, दैट इज ओशनिक क्रस्ट विच इज कन्वर्जिंग टूवर्ड द यूरेशियन प्लेट। इसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात तो करेंगे ही करेंगे कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे उसके अराउंड बहुत सारे अपने पास माउंटेन्स देखने को मिले। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पार्ट की भी, क्योंकि सेकंड पार्ट ने क्या बोला है, ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। जहाँ पे भी फोल्ड माउंटेन्स हैं वो एरिया क्या होता है, वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं दे टेंड टू मूव टूवर्ड ईच अदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मूव कर रहे थे, तेजी से थोड़ा मोड़े अगर स्पीड थोड़ा सा पकड़ लिया तो क्या होता है, उससे सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। एंड द सबडक्शन ऑफ दिस प्लेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लावा एंड विच गोज टू द सरफेस, और उससे क्या होते हैं, वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हम हाईलाइट करके बताएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट ऑन द आंसर, क्योंकि 150 वर्ड में अपने को आंसर लिखना है। सो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देंगे कि कैसे ये मार्जिन्स पे लोकेटेड है। तो हम ऐसे फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल देंगे जो मार्जिन्स पे लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल रॉकीज़, एंडीज़, एटलस। सो ये सब की बात करेंगे। उसके बाद जब हम बॉडीज़ में जाएंगे तो हम बताएंगे हाउ और वाई फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हम ओशियनिक कन्वर्जेंस की बात करेंगे, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की। तो इसको याद रखना, इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम्स के साथ। इसको एक्सप्लेन करेंगे किसके साथ, इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम्स के साथ। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको विथ डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, तो ये कि कैसे बनते हैं भाई, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनते हैं, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनते हैं। ओके, दे आर फॉर्म थ्रू सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। और यही सेडिमेंट्री डिपॉजिट क्या होते हैं, दे अंडरगो फोल्डिंग वेरी इजीली। इसीलिए तो मार्जिन पे बनते हैं क्या, इसीलिए मार्जिन से बनते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन्स। ओके, सो दे अंडरगो फोल्डिंग वेरी इजीली, दैट्स वाई जो माउंटेन्स होते हैं मेजर फोल्ड माउंटेन्स वो मार्जिन्स पे बनते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम रिलेशन बताएंगे फोल्ड माउंटेन्स और अर्थक्वेक के बारे में, जो कि अपना सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे अर्थक्वेक जो होता है वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में भी मिलता है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में भी मिलता है। लेकिन हमें कोई चीज़ बतानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलते। जैसे कि हिमालयास वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पे अपने को वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, बिकॉज यहाँ पे जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। तो जो मैग्मा है ना, उसको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता, उतना डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो ये हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, इसके बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स भी देंगे कैसे जो यहाँ पे जापान वाला जो रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिज्म की बात करेंगे, जावा ट्रेंच की बात करेंगे। सो ये सब की हम बात कर सकते हैं बॉडी में। और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करेंगे बाय हाईलाइटिंग अबाउट द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इन द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही तो क्या बन रहे हैं, वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से तो क्या हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे, कंक्लूड करेंगे जो बॉडी में जो हमने मेंशन किया उसी को। और यहाँ पे ये बताएंगे कि कैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या नहीं मिलता अपने को, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं मिलता। अगर आपको ये पता है, ऐसे कुछ इवेंट्स पता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक आए हैं, तो उस इवेंट्स को भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक अच्छे से कंक्लूड कर देंगे इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, वाई। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आंसर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पे क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज दिस आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ ओशन, ठीक है। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और जो साउथ चाइना सी है, इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ व्हाट, दे आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन।
ओके। सो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन में सिचुएटेड होने से क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज की वजह से हॉट जो विंड है, हॉट एयर करेंट्स हैं यहाँ पे हॉट वार्म, और ऐसा बोल सकते हैं वार्म ओशन करेंट्स जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे जो टेम्परेचर चाहिए साइक्लोन्स के बनने के लिए, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं इन द साउथ चाइना सी, एंड दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज हरिकेन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। उसके बाद अगर हम बात करें कि बे ऑफ बंगाल के अंदर क्यों देखने को मिलता है यार अपने पास साइक्लोन, सो यहाँ पे क्या है, सब चीज़ की बात एक ही है कि सब चीज़ तीनों में कॉमन क्या है, बिकॉज दे हैव द प्रॉक्सिमिटी टू लैंड। यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू लैंड होने से, लैंड एरिया के आसपास होने से क्या होता है, सो द एग्जिस्टिंग ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। ओके, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टू लैंड की, किसकी, प्रॉक्सिमिटी टू लैंड की, कि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे साइक्लोन्स का कारण क्या है, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉक्सिमिटी टू लैंड। सो प्रॉक्सिमिटी टू लैंड मतलब क्या है, लैंड के आसपास होने से क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है यार। जब लैंड जल्दी गर्म होगा तो उसके आसपास का जो वाटर बॉडी है वो भी जल्दी गर्म होगा। अगर वो जल्दी गर्म होता है तो टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू फॉर्म दिस 27 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये जल्दी अचीव होगा तो यहाँ पे साइक्लोन्स जल्दी बनेंगे। और क्या कारण है, और अनदर कारण और अनदर कॉज इज द इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। जो रिवर वाटर है बहुत ज़्यादा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, इससे क्या होता है, रिवर वाटर है जनरली फ्रेश वाटर, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है। और हमको ये पता है, अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ कि जो फ्रेश वाटर है इसमें क्या है, सेराइन कंटेंट कम है तो इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये नीचे नहीं जाता, ये ऊपर रहता है। भाई फ्रेश वाटर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। जब फ्रेश वाटर ऊपर रहता है तो जब सन का रेडिएशन यहाँ पे पड़ेगा, तो ये जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल जल्दी गर्म होगा। जब जल्दी गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। जब लो प्रेशर बना तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक बाद में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या बोलते हैं, लो प्रेशर जोन, एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गए। तो ये भी एक कारण है। और एक कारण ये है कि बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट इज द प्रॉक्सिमिटी टू द लैंड एज वेल एज प्रॉक्सिमिटी टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, दैट इज द साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन, जो अपने वाला बे ऑफ बंगाल जो है वो कनेक्टेड है। तो कुछ भी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो चांसेस है अगर साउथ चाइना सी में पैदा होते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, उसका जो इफेक्ट है वो हमको बे ऑफ बंगाल में भी देखने को मिलता है। सो ये अपने पास क्या होगा, दिस आर द मेन कॉजेस फॉर व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन दिस 3 रीजन्स। सो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा। सो वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय मेंशनिंग व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे आर नथिंग बट दे आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज ओवर वाटर बॉडीज। दे आर व्हाट, दे आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज ओवर वाटर बॉडीज। ये हो गया। उसके बाद जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी में कि कैसे इनका प्रेजेंस है ना, इनका कारण क्या है कि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन दी बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर फॉर्मेशन। ओके, तो ये बनते कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर एट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, है ना, ITCZ के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स का होना भी जरूरी है। एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो ओशंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस आर द कंडीशंस। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे विद दी हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी का मतलब होता है डायग्राम्स। जहाँ पे भी आपको मौका मिले डायग्राम ड्रॉ करने का, वो मौका को नहीं छोड़ना, वहाँ पे वो मौका है आपको डायग्राम ड्रॉ करने का नहीं, वहाँ पे मार्क्स खींचने का मौका है। में याद रखना, जब भी हम आंसर लिखते हैं ज्योग्राफी का तो ये सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सब पैराग्राफ की फॉर्म में हम आंसर जब लिखेंगे तो सब पैराग्राफ लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद इसके बारे में 2-3 सेंटेंस लिखेंगे हम,
क्या लिखेंगे इसके बाद 2-3 सेंटेंस लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जो आंसर होता है इट इज़ बिकमिंग मोर प्रेजेंटेबल, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। उसके साथ साथ अगर डायग्राम है, इसके साथ साथ भी अगर सब पैराग्राफ की फॉर्म के अलावा भी अगर डायग्राम्स हैं तो जिससे प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मार्क्स एग्जामिनर को देने ही पड़ते हैं। तो इसको चीज़ को ध्यान रखना है और जहाँ पे हो सके जितने ज़्यादा डायग्राम हो सके उतने ज़्यादा डायग्राम बनाना है। और कंक्लूड करेंगे इस आंसर को बाय मेंशनिंग दैट, ओके, सो बाय मेंशनिंग दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर की वजह से बनते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ अल नीनो इफेक्ट, डू यू एग्री। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये वाला कौन सा वाला, डू यू एग्री वाला, तो यहाँ पे अपने पास क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर व्हाट, दे आर द आउटकम, आउटकम ऑफ व्हाट, आउटकम ऑफ अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो ऐसे बोल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में डू यू एग्री कहाँ, जब यूपीएससी कहीं पे ये वर्ड पूछे ना डू यू एग्री, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये टू पुट फॉरवर्ड बोथ दी आर्गूमेंट्स, मतलब इस जो ये स्टेटमेंट है इसके पक्ष में भी बात रखनी है और इसके विपक्ष में भी बात रखनी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं बोल देना कि ये जो स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है ना, डिप्लोमेटिकली बात करना, ये स्टेटमेंट तो सही है बट इसमें कुछ कमियां हैं ऐसे बोलना है। सो डू यू एग्री जो होता है ना, ये जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एक्सप्लेन। तो ये क्रिटिकली जो वर्ड आता है ना उसी प्रकार का ये जो वर्ड है डू यू एग्री वैसा ही है, दोनों पक्ष रखने हैं। जैसे कि अपने पास अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट, इसके अपोजिट नहीं मतलब इसके अगेंस्ट थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ क्लाइमेटिक हैपनिंग्स जो है वो अल नीनो की वजह से तो हो रहे हैं मोस्ट ऑफ, बट ऐसा नहीं कि हर क्लाइमेटिक हैपनिंग्स जो है वो अल नीनो की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ पोलर वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट फायर्स। सो ये ऐसे ऐसे क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हैं, क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं जो कि इसके अल नीनो का कोई लेना नहीं है इन चीज़ों से। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैंसन कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल नीनो, कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैसे जो अनयूजुअल वार्म वाटर है, जो वार्म ओशन करेंट्स हैं जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं अराउंड द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, दैट इज इन द कोस्ट लाइन ऑफ पेरू एंड चिली। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो डाउन वेलिंग होती है उसकी वजह से फिश वहाँ पे नहीं हो पाते, तो सब की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको सबसे बेहतर होगा इसको रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतर तरीका होता है अल नीनो के जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अल नीनो को एनसो से दैट इज अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन से लिंक कर देंगे। उसके बाद ये होगी इंट्रोडक्शन, 30 to 40 वर्ड्स में ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो बॉडी में हमें बताएंगे कैसे बहुत सारे जो अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं, जो बहुत सारे क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं वो क्यों होते हैं, अल नीनो की वजह से होते हैं। एग्जांपल्स देंगे यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। डेफिसिट इन रेनफॉल कहाँ पे, इंडिया में। तो ये सब कारण है, ये सब के कारण क्या है, एल नीनो, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण है, फॉर एग्जांपल द रेनफॉल इन अटाकामा दैट इज अ डेजर्ट इन द साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में बारिश हो रही है भाई, क्यों बारिश हो रही है कि जो वार्म वाटर है जो कि मॉइस्चर लेके जाता है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है, ठीक है। तो डेफिसिट हो जाती है, कहाँ पे, पानी की कमी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यस। तो यहाँ पे हमने बात की रेनफॉल की अटाकामा में, जो कि डेजर्ट यार, बरसात की पानी की जरूरत कहाँ पे है, बरसात की पानी की जरूरत है खेतों में, नॉट इन डेजर्ट्स। तो यहाँ पे हमने बात की दिस आर द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स। और भी क्या क्या कारण है, सी हेल्थ ऑफ द कोस्टल फिश इन द पेरू, क्योंकि वार्म वाटर है ना, जब वार्म वाटर होता है तो वहाँ पे मछलियाँ नहीं जा पाती, क्योंकि वार्म वाटर में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनका ग्रोथ नहीं होता। जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी। सो यहाँ पे क्या होते हैं, मछलियाँ ठीक से नहीं हो पाती, सो दैट अफेक्ट दी कोस्टल कम्युनिटीज अराउंड दी पेरू एंड चिली कोस्ट। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे। उसके बाद ड्रॉट कहाँ पे देखने को मिलता है, सारा का सारा जो बारिश था वो हो गया कहाँ पे, डेजर्ट में। तो ड्रॉट कहाँ पे देखने को मिला, इन दी वेस्टर्न इन दी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यस। यहाँ पे हमने बात की। सो दिस आर दी अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स। तो ये हमने क्या किया, स्टेटमेंट जो बोला था है ना, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ अल नीनो। तो हमने इसके फेवर में बात की। अब इसके अगेंस्ट में जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे माना कि ज़्यादातर जो कारण है क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक
हैपनिंग्स के वो क्या है, अल नीनो। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे क्लाइमेटिक हैपनिंग्स का कारण अल नीनो है, क्योंकि कुछ क्लाइमेटिक कारण जो है, कुछ क्लाइमेटिक हैपनिंग्स जो है वो क्यों होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन मानसून के अल्टरेशन की, सो द इफेक्ट ऑफ इंडियन मानसून जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर से होता है, तो ये सब के अल नीनो का कोई यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, अल नीनो का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता। और भी क्या है, द क्रिएशन ऑफ व्हाट, द इंक्रीज इन द डेड जोन्स ओशियन में जो है, इससे कोई लेना नहीं है किससे, अल नीनो से। और भी बोल सकते हैं द वीकनिंग ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स, है ना, जो जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, तो इनका कोई लेना देना नहीं है किससे, अल नीनो से। सो ये हमने बोला कि देखो भाई, हम मानते हैं कि ज़्यादातर जो क्लाइमेटिक हैपनिंग्स है वो अल नीनो के वैसे हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते दैट ऑल द क्लाइमेटिक। क्वेश्चन है पूछा मोस्ट, नॉट, ये क्या नहीं बोलता क्वेश्चन, ऑल नहीं बोल रहा है ना, मोस्ट बोल रही है। मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एन आउटकम ऑफ अल नीनो। तो हमने बात की, तो की हमने बोला कि हाँ देखो भाई, बहुत सारे कारण जो है वो अल नीनो की वजह से हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे कारण अल नीनो की वजह से होते हैं। तो हमने दोनों पक्ष की बात की, तो कि हमको क्वेश्चन का फुलफिल करना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे उसको पूरा बताना है कि हाँ आपने बोला डू यू एग्री, तो मैंने बोला हाँ मैं एग्री भी करता हूँ और मैं डिसएग्री भी करता हूँ, दोनों पक्ष की बात करेंगे। उसके बाद जब कंक्लूड करेंगे, जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हम ये बताएंगे कि कैसे अल नीनो इज अ मेजर क्लाइमेटिक फिनोमिना दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द कंक्लूजन सेक्शन। ओके, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन से ज़रूरी होता है डायग्राम ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हम पैसिफिक ओशन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पता हो, ऐसा नहीं है, हम लगभग एक रफ स्केच, हम यहाँ पे साउथ अमेरिका कुछ ऐसे डायग्राम के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर ऐसे भी ड्रॉ किया चल जाएगा, काम चलाओ, डायग्राम भी चल जाते हैं। हम यहाँ पे एंडीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे एंडीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे हम ईस्टर्न पैसिफिक को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो इस प्रकार से हम एक रफ डायग्राम ही बनाएंगे। तो हमको क्या है, टाइम है ना, सबसे बड़ी चीज़ है जो पीछे धक्का देती है वो क्लॉक, ठीक है ना। आपको 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन बनाने, एक क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कितना समय देना है, कौन से डायग्राम में कितना समय देना है, कौन से कंक्लूजन में कितना समय देना है, कौन से इंट्रोडक्शन में कितना समय देना है, और कौन से बॉडी में कितना समय देना है। अगर अपने पास 10 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 7 मिनट, अगर 15 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 11 मिनट। 11 मिनट से ज़्यादा जाते ही छोड़ो वहीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि जो यूपीएससी की पीडीएफ आने वाली है उसमें आपका नाम नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का कारण, ये एक जी क्वेश्चन छोड़ने का अंजाम इतना बुरा हो सकता है। तो इसलिए टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, क्या बोलता है ये, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन whom, रिलेशनशिप बिटवीन द श्रिंकिंग ऑफ Himalayan glaciers and the symptoms of climate change in the Indian subcontinent। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है किसके किसके बीच में, श्रिंकिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स और क्लाइमेट चेंज के बीच में। क्लाइमेट चेंज कहाँ पे, क्लाइमेट चेंज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। सो 150 वर्ड्स का आंसर है, तो 1.5 पेज में, 2 पेज में ख़त्म कर देंगे। जब इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे मेंशन करेंगे व्हाट वी हैव टू मेंशन अबाउट द अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग। अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग, हम बात करेंगे कैसे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और जो रॉक्स हैं उसके नीचे में वो क्या हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है, जिससे क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो अगर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किए तो क्या हो रहा है, जो पहले आइस कवर था ग्लेशियर्स पे, तो क्या होता था, एल्बिडो की वजह से ये क्या करते थे, ये आइस जो थे वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते थे। बट अब क्या हुआ, दे गेट एक्सपोज्ड। इफ़ दे गेट एक्सपोज्ड, जो क्या होगा, तो जो सनलाइट है, इसको क्या कर नहीं रहे, ये कर नहीं रहे क्या, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करें, दे आर एब्जॉर्बिंग इट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। और ये विशियस साइकिल जो है, टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर मेल्टिंग, फिर से एब्जॉर्ब करना, फिर से टेम्परेचर बढ़ना, तो ये जो विशियस साइकिल ये चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और इससे हिमालयन ग्लेशियर सिंक होते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आ रहा है, और यही हमको बताना है। और जिससे क्या हो रहा है, अनसीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द इंडियन रिवर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले तो एक रेगुलर लेवल में पानी बहता था, बिकॉज द हिमालयन रिवर्स आर व्हाट वी कॉल पेरिनियल, दैट इज दे आर, हमने बोला ना वो सदाबहार रिवर होते हैं, वो साल भर पानी देते हैं। बट ग्लेशियर मेल्ट हो जा रहे हैं, तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो हर साल पानी नहीं दे पाएंगे, मतलब पूरे साल भर पानी नहीं दे पाएंगे। सो ये इफेक्ट इस प्रकार से आ रहा है।
सो उसके बाद जब हम अप्रोच देखेंगे तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे IPCC 5th असेसमेंट रिपोर्ट के वजह से हम बता सकते हैं कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ये 0.5% पर ईयर के रेट से हो रही है ना। और ये हम बात करेंगे कि कैसे 45% जो ग्लेशियर हैं वो 2100 तक ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो देखो इंपॉर्टेंट ये होता है, डाटा कोड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही डाटा कोड करना इंपॉर्टेंट होता है। गलत डाटा कोड करने से बेहतर है कोई डाटा ही कोड नहीं करना है, ठीक है। सो श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर के बारे में बता तो रहे हैं, बट यहाँ पर अगर डाटा याद नहीं है तो छोड़ देना डाटा को। डाटा गलत कोड करने से क्या होता है, एग्जामिनर पता 2 सेकंड में पता चलता है एग्जामिनर को हाँ भाई ये आदमी गलत डाटा कोड कर रहा है, क्योंकि ऐसा आदमी नहीं जो एक दिन पेपर बना रहा है, एक दिन पेपर चेक करना है, वो हज़ारों पेपर चेक कर चुका है, सालों से पेपर चेक कर रहा है, उसको एक झटके में पता चला कि गलत आदमी गलत डाटा कोड कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पेपर जो है ज्योग्राफी का सपोज मान लिया, उसमें पूरा 8-9 क्वेश्चन है, वो 8 के 9 क्वेश्चन में उस हिसाब से एवरेज मार्किंग कर देगा। इसीलिए गलत डाटा कोड करने से बेहतर है, मतलब आधा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है, ये होता है मेन चीज़, ठीक है। सो इसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे हाउ द क्लाइमेटिक चेंज, मतलब जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसकी बात करेंगे कि कैसे भाई जो ग्लेशियर है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं। जैसे हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है, हाई टेम्परेचर की बात करेंगे बिकॉज ऑफ लैंड साइड बिलो की आइस कवर कम है, ठीक है ना, जिससे और भी ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बात करेंगे और हम बोलेंगे कैसे स्नोफॉल भी कम होगा इस चीज़ों की वजह से। और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो रिलेशनशिप बताएंगे किसके किसके बीच में, बिटवीन 2 फिनोमिना। यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे सपोज ये ग्लेशियर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये ग्लेशियर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन हो रहा है। तो ब्लैक कार्बन का हमको पहले से पता है कि इसका एल्बिडो क्या होता है, कम होता है। सो इसका अगर एल्बिडो कम है तो ये और भी ज़्यादा क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। सो इसकी वजह से मैंने बोला पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से और भी ज़्यादा ब्लैक कार्बन यहाँ पे अपने पास डिपॉजिट हो रहा है। सो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये क्या करते हैं, ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग के प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा तेज कर देते हैं। जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ये क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है, जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इट टॉक्स अबाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो हमको कंक्लूजन में बात किसकी करनी पड़ेगी, वे टू टॉक अबाउट अ वे फॉरवर्ड कि करना क्या चाहिए। यार दिक्कत ये है कि करना क्या चाहिए। सो वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, किसकी बारेंगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, करना क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। सो वी हैव टू मेंशन स्टेप्स फॉर द मिटिगेशन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लेशियर। हमको बताना पड़ेगा कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिवर वाटर दैट इज सप्लाइड बाय दिस ग्लेशियर्स। So the need of the hour is not to preserve this glacier and also to replenish the changes that has already occurred in the glaciers. और ये सब कैसे करेंगे, by reducing the pollution, okay, by reducing the activities of human being at that region. तो इन प्रकार के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड अपने को लिखना पड़ता है बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, सो थैंक यू।